एडजी पर वापस स्वागत है तुम्हारे पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम सीरियसली क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन सिर्फ सुनकर भी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हो। मैं गौरव हूँ और मेरे साथ हैं स्वाति। आज हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोसिस और वांट हॉफ फैक्टर को रीजनिंग के साथ समझेंगे। और हम बीच बीच में तुम्हें रोककर एक्टिव रिकॉल भी कराएंगे। मतलब आंसर तुरंत नहीं मिलेगा, पहले तुम खुद सोचोगे। 1 सेकेंड रुककर सोचो, अगर ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों मिक्सचर्स हैं तो उनके प्रॉपर्टीज अलग क्यों हो सकते हैं? क्योंकि कंपोजिशन अलग है। यही चैप्टर का बड़ा आइडिया है। सोल्यूशन की कंपोजिशन उसके बिहेवियर को कंट्रोल करती है। बिल्कुल। चैप्टर की शुरुआत एवरीडे मिक्सचर से होती है, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस हमें कम ही मिलते हैं। ब्रास में कॉपर और जिंक है, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल, जबकि ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन। कॉम्पोजिशन बदलते ही यूटिलिटी और प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन केवल कैलकुलेशन नहीं, कॉम्पोजिशन को प्रिसाइसली कम्युनिकेट करने का तरीका है। एक और यूजफुल कॉन्टेक्स्ट है फ्लोराइड आयंस। बहुत कम मात्रा, जैसे 1 पार्ट पर मिलियन, टूथ डीके रोकने में हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन 1.5 पार्ट्स पर मिलियन पर मोटलिंग और बहुत अधिक कॉन्सेंट्रेशन पर टॉक्सिसिटी हो सकती है। इससे समझो कि कॉन्सेंट्रेशन की सही यूनिट चुनना प्रैक्टिकल और साइंटिफिक दोनों रीजन से इम्पॉर्टेंट है। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन और टाइप्स, फिर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स, उसके बाद सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ, फिर वेपर प्रेशर तथा रॉल्स लॉ, फिर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और अंत में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर, मोलर मास और वॉन्ट हॉफ फैक्टर। हर सेक्शन में हम यह भी पूछेंगे कि एग्जाम में रीजनिंग कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले सोल्यूशन क्या है? ध्यान से सोचो, क्या हर मिक्सचर सोल्यूशन होता है? नहीं। सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स होते हैं और कंपोजिशन तथा प्रॉपर्टीज पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म रहती हैं। अगर आंसर में होमोजेनियस मिक्सचर और यूनिफॉर्म कंपोजिशन लिख दिया तो डेफिनेशन का कोर मिस नहीं होगा। सॉल्यूशन में ग्रेटेस्ट अमाउंट वाला कंपोनेंट जनरली सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्वेंट उस फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। बाकी कंपोनेंट सॉल्यूट्स कहलाते हैं। चैप्टर मेनली बाइनरी सॉल्यूशंस पर फोकस करता है, यानी 2 कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशंस। यह डिस्टिंक्शन एग्जाम में डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्लासिफिकेशन देखो। गैसियस सॉल्यूशंस में गैस सॉल्वेंट हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर। लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट लिक्विड होता है। एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर और ग्लूकोज इन वाटर। सॉलिड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट सॉलिड होता है, जैसे हाइड्रोजन इन पैलेडियम या कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। एक कॉमन कंफ्यूजन सॉल्यूशन का नाम सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट से नहीं, सॉल्वेंट की स्टेट से क्लासिफाई होता है। अगर ग्लूकोज सॉलिड है लेकिन वाटर सॉल्वेंट है तो यह लिक्विड सॉल्यूशन है। इसी तरह गैस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूट तीनों लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं। यह क्लासिफिकेशन टेबल बेस्ड क्वेश्चन में कॉमनली टेस्टेड है। अब तुम्हारी टर्न। अगर पैलेडियम में हाइड्रोजन डिसॉल्व्ड है तो सॉल्वेंट कौन है और सोल्यूशन किस टाइप का है? पहले बोलकर आंसर दो। हाइड्रोजन सॉल्यूट है, पैलेडियम सॉल्वेंट है और यह सॉलिड सोल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चंस में बस ग्रेटेस्ट अमाउंट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट आइडेंटिफाई करनी है। अब कॉन्सेंट्रेशन पर आते हैं। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्वालिटेटिव वर्ड्स हैं। डाइल्यूट का मतलब रिलेटिवली कम सॉल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब रिलेटिवली अधिक सॉल्यूट। लेकिन इन वर्ड्स में एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बतती, इसलिए क्वांटिटेटिव यूनिट्स चाहिए, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलिलिटी। मास परसेंटेज यानी W/W का फॉर्मूला है सॉल्यूशन में कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जाम्पल में 10% ग्लूकोज बाय मास का अर्थ है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम वाटर। ध्यान रहे
डिनोमिनेटर टोटल सॉल्यूशन मास है, केवल सॉल्वेंट का मास नहीं। वॉल्यूम परसेंटेज यानी V बाय V कंपोनेंट के वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। इसलिए 10% इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 10 मिलीलीटर इथेनॉल है। लिक्विड्स वाले सॉल्यूशंस में यह यूनिट कॉमन है। इथिलीन ग्लाइकोल का 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन एंटीफ्रीज के रूप में बताया गया है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज थोड़ा अलग है। इसमें 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड सोल्यूट का मास देखा जाता है। यह मेडिसिन और फार्मेसी में कॉमनली यूज्ड यूनिट है। एक सेकंड पॉज करके बताओ, इसमें डिनोमिनेटर मास ऑफ सॉल्यूशन होगा या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? सही आंसर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यूनिट ही मास बाय वॉल्यूम है। ट्रेस क्वांटिटीज के लिए पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm यूजफुल है। फॉर्मूला है कंपोनेंट के पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। कॉन्सेंट्रेशन बहुत छोटी हो जैसे पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर, तब परसेंटेज की जगह ppm अधिक मीनिंगफुल होती है। ppm को मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम या मास टू वॉल्यूम रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मोल फ्रैक्शन में कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स होते हैं। बाइनरी मिक्सचर में XA इक्वल्स NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB सबसे यूजफुल चेक है। सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन के बाद सम 1 नहीं आ रहा तो मोल्स या डिनोमिनेटर में गलती है। चैप्टर का एथिलीन ग्लाइकॉल एग्जाम्पल मेथड सिखाता है। 20% बाय मास सॉल्यूशन मान लो 100 ग्राम का है, तब 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल और 80 ग्राम वाटर होंगे। दोनों के मोल्स निकालो, फिर एथिलीन ग्लाइकोल के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करो। इसलिए न्यूमेरिकल में कन्वीनियंट टोटल मास एज्यूम करना एक स्मार्ट स्टेप है, शॉर्टकट नहीं। अब मोलैरिटी और मोलालिटी को अलग करो। मोलैरिटी कैपिटल M मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। मोलालिटी स्मॉल m मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। एक में लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरे में किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बस ये डिनोमिनेटर डिस्टिंक्शन याद रहा तो बहुत से न्यूमेरिकल्स आसान हो जाते हैं। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदलता है। मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट माने जाते हैं क्योंकि मास और मोल्स टेम्परेचर से उसी तरह वॉल्यूम की तरह प्रभावित नहीं होते। एग्जाम आंसर में रीजन जरूर लिखना। मोलैरिटी वॉल्यूम पर बेस्ड है और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्विक चेक, अगर 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन में है तो मोलारिटी निकालने से पहले पहला स्टेप क्या होगा? NaOH के मोल्स निकालो, यानी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। फिर 450 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो। यूनिट्स कन्वर्ट किए बिना डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना सबसे कॉमन मिस्टेक है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। सॉल्यूशन की कंपोजिशन को कई तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है और हर यूनिट का अपना कॉन्टेक्स्ट है। मोलारिटी में सॉल्यूशन वॉल्यूम, मोलालिटी में सॉल्वेंट मास, मोल फ्रैक्शन में टोटल मोल्स और परसेंटेज यूनिट्स में मास या वॉल्यूम रेशियो देखना है। अब हम पूछेंगे कि सोल्यूट वास्तव में डिसॉल्व कैसे होता है। सोल्यूबिलिटी का अर्थ है स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाला मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यह सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल से आइडिया क्लियर है? सोडियम क्लोराइड और शुगर वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जबकि नैफ्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में अधिक रेडिली डिसॉल्व होते हैं। इस ऑब्जर्वेशन को चैप्टर कहता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर सॉल्यूट्स जनरली पोलर सॉल्वेंट्स में और नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर आइडिया यह है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सफिशिएंटली सिमिलर हो। आंसर में केवल स्लोगन लिखने के बजाय सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस का रीजन जोड़ना बेहतर रहेगा। जब सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाला जाता है, कुछ पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं। साथ ही सॉल्यूशन के कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स वापस सॉलिड से अलग होकर बाहर आते हैं। पहले प्रोसेस को डिसोल्यूशन और दूसरे को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं।
जब दोनों की रेट्स इक्वल हो जाती हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बनता है। इसका मतलब प्रोसेस रुकना नहीं, दोनों प्रोसेस का समान रेट होना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। यह अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है और मैक्सिमम डिसॉल्व्ड अमाउंट रखता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में अभी और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। सैचुरेटेड का मतलब हमेशा बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, कंडीशन स्पेसिफाइड टेम्परेचर और प्रेशर के साथ लिखना जरूरी है। सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट डिसोल्यूशन की एंथैल्पी पर डिपेंड करता है। अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट सकती है। गैसेस के लिए पिक्चर उल्टी तरह टेम्परेचर डिपेंडेंट है। गैस सॉल्युबिलिटी जनरली टेम्परेचर बढ़ने पर डिक्रीज करती है, क्योंकि गैस का लिक्विड में डिसोल्यूशन कंडेंसेशन जैसा और एक्सोथर्मिक माना जाता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन करता है, इसलिए कोल्ड वाटर में एक्वेटिक स्पीशीज अधिक कंफर्टेबल होती हैं। यह रीजन बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। प्रेशर का गैस सॉल्युबिलिटी पर बड़ा इफेक्ट होता है। प्रेशर बढ़ाने पर गैस पार्टिकल सॉल्यूशन की सरफेस से टकराने की रेट बढ़ाते हैं और नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने तक अधिक गैस डिसॉल्व होती है। इसलिए स्टेटमेंट याद रखो, गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड प्रेशर बढ़ने पर बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ने पर जनरली घटती है। अब हेनरीज लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी ऊपर उपस्थित गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कॉमन फॉर्म है P इक्वल्स के एच इंटू एक्स, जहाँ P गैस का पार्शियल प्रेशर, X सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन और KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। फॉर्मूला के सिंबल्स को सेंटेंस में डिफाइन करना मत भूलना। एक सटल पॉइंट, गिवन प्रेशर पर KH का वैल्यू जितना हायर होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी लोअर होगी, क्योंकि X इक्वल्स P डिवाइडेड बाय KH। डिफरेंट गैसेस के KH वैल्यूज अलग होते हैं और टेम्परेचर के साथ भी बदलते हैं। इसलिए केवल प्रेशर देखकर सॉल्युबिलिटी कंपेयर मत करना, KH और टेम्परेचर भी देखो। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए बॉटल हाई प्रेशर पर सील की जाती है। बॉटल खोलते ही प्रेशर घटता है, इसलिए डिसॉल्व्ड गैस बाहर निकलती है और बबल्स दिखते हैं। यह हेनरीज लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इस एक्सप्लेनेशन में प्रेशर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और प्रेशर रिलीज, गैस एस्केप का सीक्वेंस लिखना यूजफुल है। स्कूबा डाइविंग वाला एप्लीकेशन भी रीजनिंग मांगता है। अंडर वाटर हाई प्रेशर पर ब्लड में एटमॉस्फेरिक गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। डाइवर जल्दी सरफेस पर आए तो प्रेशर अचानक घटता है और नाइट्रोजन बबल्स बन सकते हैं। कैपिलरीज ब्लॉक होने से बेंड्स नाम की पेनफुल और डेंजरस कंडीशन हो सकती है। इसलिए एसेंट ग्रेजुअल होना चाहिए। यही सोर्स ग्राउंडेड आइडिया है। हाई अल्टीट्यूड्स पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ग्राउंड लेवल से कम होता है। इससे ब्लड और टिश्यूज में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लो हो सकती है और क्लाइंबर्स वीक तथा अनेबल टू थिंक क्लियरली हो सकते हैं। इसे अनॉक्सिया कहा गया है। यहाँ प्रेशर का टोटल वैल्यू नहीं, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिनी चेक, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस का पार्शियल प्रेशर डबल हो जाए तो हेनरीज लॉ के अनुसार मोल फ्रैक्शन पर क्या इफेक्ट होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के कारण मोल फ्रैक्शन भी डबल होगा, प्रोवाइडेड बाकी कंडीशंस और लॉ का एप्लीकेबल रेंज वही हो। अब तक हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट, इक्वेशन के एच इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशंस कवर हो चुके हैं। अब वेपर प्रेशर की ओर बढ़ते हैं। क्लोज वेसल में वॉलेटाइल लिक्विड इवेपोरेट करता है और कुछ समय बाद लिक्विड तथा वेपर के बीच इक्विलिब्रियम बनता है। इक्विलिब्रियम पर वेपर द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स वोलाटाइल हों तो टोटल वेपर प्रेशर उनके पार्शियल प्रेशर्स का सम होता है। रॉल्स लॉ वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए कहता है कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंपोनेंट 1 के लिए P1 इक्वल्स x1 इंटू P10, जहां P10 प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। इसी तरह दूसरे कंपोनेंट के लिए भी रिलेशन बनेगा।
डाल्टन्स लॉ से टोटल प्रेशर P टोटल इक्वल्स P1 प्लस P2। रॉल्स लॉ सब्स्टिट्यूट करने पर टोटल प्रेशर इक्वल्स x1 P1 0 प्लस x2 P2 0। बाइनरी सॉल्यूशन में x1 प्लस x2 इक्वल्स 1, इसलिए टोटल वेपर प्रेशर कंपोजिशन के साथ लीनियरली वेरी कर सकता है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में पार्शियल और टोटल लाइंस डिस्टिंग्विश करो। वेपर फेज की कंपोजिशन लिक्विड फेज जैसी जरूरी नहीं होती। जिस कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर अधिक है वह मोर वोलाटाइल है और इक्विलिब्रियम वेपर फेज में रिलेटिवली रिचर होता है। चैप्टर के क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन एग्जाम्पल में डाइक्लोरोमीथेन का प्योर वेपर प्रेशर अधिक था, इसलिए वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन भी अधिक आया। जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, वेपर फेज में मुख्यतः सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। सोल्यूट सरफेस का कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई करता है, इसलिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के एस्केप करने की टेंडेंसी घटती है और वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है। यह लोअरिंग सॉल्यूट की आइडेंटिटी पर नहीं, सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए राउल्स लॉ का इंपॉर्टेंट रिलेशन है P1 equals x1 into P1 0 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी P1 0 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 0 डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है। यह रिलेशन मोलर मास डिटर्मिनेशन वाले न्यूमेरिकल्स का बेस है। हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ में एक एलिगेंट कनेक्शन है। दोनों में पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिफरेंस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का है। हेनरीज लॉ में KH और राउल्स लॉ में प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। सोर्स के अनुसार राउल्स लॉ को हेनरीज लॉ का स्पेशल केस समझ सकते हैं, जबकि HP 0 के बराबर हो। आइडियल सॉल्यूशन वह है जो पूरे रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में रॉल्स लॉ ओबे करे। इसके दो एडिशनल कंडीशंस हैं, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो। यानी मिक्सिंग पर हीट अब्सॉर्ब या इवॉल्व नहीं होती और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंपोनेंट वॉल्यूम्स के सम के बराबर रहता है। परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशंस रेयर हैं, लेकिन कुछ नियरली आइडियल एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन याद रखो। प्योर कंपोनेंट्स में AA और BB इंटरैक्शंस होते हैं। सॉल्यूशन में AB इंटरैक्शंस भी आते हैं। अगर AA, BB और AB अट्रैक्टिव फोर्सेस लगभग इक्वल हों तो आइडियल बिहेवियर मिलता है। N-हेक्सेन और N-हेप्टेन, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन तथा बेंजीन और टोल्यून नियरली आइडियल एग्जाम्पल्स हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूरे कॉन्सेंट्रेशन रेंज में रॉल्स लॉ ओबे नहीं करता। अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर प्रेडिक्टेड वैल्यू से हायर है, पॉजिटिव डिविएशन, अगर लोअर है, नेगेटिव डिविएशन। यहाँ सिर्फ ग्राफ देखकर लेबल मत लगाओ, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस भी एक्सप्लेन करो। यही वह जगह है जहाँ कई स्टूडेंट साइन और इंटरैक्शन स्ट्रेंथ उलट देते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में AB इंटरैक्शंस AA और BB इंटरैक्शन से वीकर होते हैं। मॉलिक्यूल्स को एस्केप करना ईजियर लगता है, इसलिए वेपर प्रेशर बढ़ता है। इथेनॉल और एसीटोन इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि एसीटोन इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क को वीकन कर सकता है। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन मिक्सचर भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। नेगेटिव डिविएशन में ए बी अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर होते हैं, मॉलिक्यूल्स अधिक स्ट्रांगली हेल्ड रहते हैं, एस्केप टेंडेंसी और वेपर प्रेशर दोनों घटते हैं। फिनॉल और एनलाइन में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका एग्जाम्पल है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन भी नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब रिलेशन चेक करो। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वीकर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, हायर वेपर प्रेशर और जनरली इजियर एस्केप। नेगेटिव डेविएशन का मतलब स्ट्रॉन्गर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, लोअर वेपर प्रेशर और रिड्यूस्ड एस्केप। आंसर में 3 लिंक्स लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट लगेगी। इंटरेक्शन, एस्केपिंग टेंडेंसी और वेपर प्रेशर। एजियोट्रोप बाइनरी मिक्सचर होता है जिसमें लिक्विड और वेपर फेज की कंपोजिशन सेम होती है और मिक्सचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करता है। बहुत लार्ज पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बना सकता है, जबकि लार्ज नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एजियोट्रोप बनने के बाद
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कंपोनेंट्स को आगे सेपरेट नहीं कर सकते। इथेनॉल वाटर मिक्सचर लगभग 95% बाय वॉल्यूम इथेनॉल तक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पहुंचता है और फिर एजियोट्रोपिक कंपोजिशन पर सेपरेशन रुक जाता है। नाइट्रिक एसिड वाटर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जाम्पल है, जिसकी अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर बाय मास बताई गई है। नंबर्स तभी लिखना जब क्वेश्चन स्पेसिफिक हो। अब हम चैप्टर के सबसे एग्जाम हैवी हिस्से में एंटर कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वे प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट पार्टिकल्स की नंबर पर डिपेंड करती है, उनकी केमिकल आइडेंटिटी पर नहीं। 4 प्रॉपर्टीज हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। पहली प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घटता है। रिलेटिव लोअरिंग प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर में डिक्रीज डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन के बराबर है। मल्टीपल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स हों तो इफेक्ट उनके मोल फ्रैक्शंस के सम पर डिपेंड करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। प्योर सॉल्वेंट उस टेम्परेचर पर बॉईल करता है जहां उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। सॉल्यूट वेपर प्रेशर लोअर करता है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए सॉल्यूशन को हायर टेम्परेचर चाहिए। इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से हायर होता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी इंटू एम। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए के बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है और एम मोलरिटी। अगर सॉल्यूट का मास, मोलर मास और सॉल्वेंट का मास दिया हो तो पहले मोलरिटी निकालो, फिर डेल्टा टी बी। अंत में प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज ऐड करना है। तीसरी प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड फेजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लोअर करता है, इसलिए सॉलिड वेपर प्रेशर से इक्वलिटी लोअर टेम्परेचर पर अचीव होती है। रिजल्ट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। डेल्टा टी एफ इक्वल्स के एफ इंटू मोलरिटी। फ्रीजिंग पॉइंट न्यूमेरिकल में साइन ध्यान से देखना। डिप्रेशन पॉजिटिव डिफरेंस के रूप में डेल्टा टी एफ इक्वल्स प्योर सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट लिखा जाता है। एक्चुअल सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट पाने के लिए प्योर वैल्यू से डिप्रेशन सब्ट्रैक्ट करो। चैप्टर में एथिलीन ग्लाइकोल और वाटर एग्जाम्पल में इसी तरह मोलरिटी से डिप्रेशन निकालकर 273.15 केल्विन से घटाया गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मोलर मास भी डिटरमिन कर सकते हैं। नोन मास ऑफ सोल्यूट को नोन मास ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेजर करते हैं। सॉल्वेंट का रेलेवेंट कांस्टेंट नोन हो तो अननोन सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ऑस्मोसिस। सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन में माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। छोटे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर पास कर सकते हैं, लेकिन बड़े सॉल्यूट पार्टिकल्स का पैसेज हिंडर होता है। जब मेम्ब्रेन प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच हो, सॉल्वेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड से हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड की ओर फ्लो करता है। यही ऑस्मोसिस है। ऑस्मोटिक प्रेशर वह एक्सेस प्रेशर है जो सोल्यूशन साइड पर अप्लाई करके ऑस्मोसिस को जस्ट स्टॉप कर दे। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स सी आर टी या पाई इक्वल्स एन टू आर टी डिवाइडेड बाई वी। यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि यह सॉल्यूट पार्टिकल्स की नंबर पर डिपेंड करती है, आइडेंटिटी पर नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का खास एडवांटेज है कि मेजरमेंट रूम टेम्परेचर के आसपास हो सकती है और बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस में भी इसका मैग्नीट्यूड अप्रिशिएबल रहता है। इसलिए प्रोटीन्स, पॉलीमर्स और अन्य मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मोलर मास डिटरमिन करने में यह यूजफुल है, खासकर जब हाई टेम्परेचर पर बायोमॉलिक्यूल्स स्टेबल न रहें या पॉलीमर्स पूरली सॉल्यूबल हों। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन टेम्परेचर पर सेम होती है, इसलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस नेट ऑस्मोसिस नहीं होता। ब्लड सेल्स के लिए 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सलाइन आइसोटोनिक कॉन्टेक्स्ट में सेफ बताया गया है। मोर देन 0.9% हाइपरटोनिक
और लेस देन 0.9% हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। रॉ मैंगो कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन में श्रिवल करता है क्योंकि वाटर सेल से बाहर जाता है। विल्टेड फ्लावर फ्रेश वाटर में रिवाइव कर सकता है क्योंकि वाटर सेल्स में एंटर करता है। सॉल्टेड मीट और शुगर प्रिजर्व्ड फ्रूट्स में बैक्टीरिया वाटर लूज करके श्रिंक और डाई कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स ऑस्मोसिस को डायरेक्शन के साथ याद कराने में मदद करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्यूशन साइड पर ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब सॉल्वेंट सॉल्यूशन से बाहर मेम्ब्रेन के थ्रू निकलता है। सी वाटर डिसैलिनेशन इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। इसलिए नॉर्मल ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट डाइल्यूट साइड से कॉन्सेंट्रेटेड साइड जाता है, जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस में अप्लाइड प्रेशर डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। अब अबनॉर्मल मोलर मासेस आयनिक कंपाउंड्स जैसे KCl वाटर में डिसोसिएट होकर K+ और Cl- पार्टिकल्स बना सकते हैं। पार्टिकल्स की एक्चुअल नंबर बढ़ने से ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल कैलकुलेशन से अधिक हो सकती है। इससे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास ट्रू मोलर मास से लोअर दिखाई दे सकती है। एसोसिएशन इसका उल्टा इफेक्ट देती है। एथेनोइक एसिड बेंजीन जैसे लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डाइमराइज कर सकता है। पार्टिकल्स की नंबर घटती है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड वैल्यू से लोअर आती है और कैलकुलेटेड मोलर मास हायर दिखाई देती है। इसलिए डिसोसिएशन से लोअर एबनॉर्मल मोलर मास, एसोसिएशन से हायर एबनॉर्मल मोलर मास। वेंट हॉफ फैक्टर आई इन इफेक्ट्स को अकाउंट करता है। इसका एक डेफिनेशन है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। दूसरा है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा पार्टिकल काउंट बेस्ड है। एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद टोटल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय पहले के पार्टिकल्स। डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में आई लेस देन 1। वांट हॉफ फैक्टर इक्वेशंस मॉडिफाई करता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बिकम्स डेल्टा टीबी इक्वल्स आई के बी एम। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बिकम्स डेल्टा टी एफ इक्वल्स आई के एफ एम। ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स आई एन टू आर टी डिवाइडेड बाई वी। रेटिव लोअरिंग में भी सोल्यूट पार्टिकल इफेक्ट आई के साथ इंक्लूड होता है। न्यूमेरिकल में आई दिया हो तो उसे भूलकर नॉर्मल फॉर्मूला मत लगाना। चलो एक्टिव रिकॉल। एक्वियस के Cl का डाइल्यूट लिमिट में लगभग 2 की ओर जा सकता है क्योंकि एक फॉर्मूला यूनिट से 2 आयंस मिलते हैं। एथेनोइक एसिड इन बेंजीन के कंप्लीट डाइमराइजेशन केस में आई नियरली 0.5 हो सकता है। अब बताओ, आई ग्रेटर देन 1 देखकर एसोसिएशन कहोगे या डिसोसिएशन? सही आंसर डिसोसिएशन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का रिलायबल ऑर्डर रखो। पहले गिवन क्वांटिटीज और यूनिट्स लिखो, फिर आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर में से किस कॉन्सेप्ट पर है। उसके बाद पार्टिकल बिहेवियर चेक करो। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, एसोसिएटेड है या डिसोसिएटेड। शॉर्ट आंसर में डेफिनिशंस प्रिसाइज रखो। सॉल्यूशन के लिए होमोजेनियस मिक्सचर, मोलरिटी के लिए मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी के लिए मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ऑस्मोसिस रोकने वाला एक्सेस प्रेशर, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज लिखो। फॉर्मूला के साथ सिंबल्स का मीन जोड़ना आंसर को स्ट्रॉन्गर बनाता है। कॉमन मिस्टेक्स की रैपिड लिस्ट। मोलारिटी में सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। मोलालिटी में सॉल्यूशन का मास नहीं, सॉल्वेंट का मास होता है। पीपीएम में टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट से सब्ट्रैक्ट होती है। हेनरीज लॉ में पार्शियल प्रेशर देखना है। पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन में इंटरैक्शन स्ट्रेंथ उलटनी नहीं है। अब एक इंटीग्रेटेड क्वेश्चन सोचो। किसी सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया। वेपर प्रेशर का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा और फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। तीनों इफेक्ट्स का कॉमन कारण सॉल्वेंट वेपर प्रेशर का लोअरिंग है, जबकि मैग्नीट्यूड्स पार्टिकल नंबर पर डिपेंड करती हैं।
एक और कंपैरिजन, हेनरीज लॉ गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को गैस के पार्शियल प्रेशर से रिलेट करता है। रॉल्ट्स लॉ वॉलेटाइल कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर को उसके लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या के इफेक्ट को डिस्क्राइब करती हैं। तीनों को एक ही लॉ समझ लेना गलत होगा। अब तक हम चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्चुअल रूट कवर कर चुके हैं। टाइप से शुरू करके कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, डिविएशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल मोलर मास तक पहुंचे। अगर कोई डाउट अभी भी अटका है तो एडजी में उसी एग्जैक्ट डाउट को स्टेप बाय स्टेप पूछकर सोक्रेटिक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बिना केवल आंसर रखने के। फाइनल चैलेंज के लिए नोटबुक में बिना देखे 5 लाइंस लिखो। सॉल्यूशन की डेफिनेशन, मोलैरिटी और मोलैलिटी का डिफरेंस, हेनरीज लॉ का इक्वेशन, पॉजिटिव डेविएशन का मॉलिक्यूलर रीजन, वैंट हॉफ फैक्टर में एसोसिएशन और डिसोसिएशन का साइन। फिर अपने आंसर्स सोर्स समरी से कंपेयर करो। जहां गैप मिले वहीं से रिवीजन शुरू करना सबसे एफिशिएंट होगा। आज का फाइनल रिकैप सुन लो। सॉल्यूशंस होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं जिनमें सॉल्वेंट ग्रेटेस्ट अमाउंट वाला कंपोनेंट और बाकी सॉल्यूट्स होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी से एक्सप्रेस हो सकती है। हेनरीज लॉ गैस सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर को जोड़ता है। रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता है। आइडियल सॉल्यूशंस लॉ ओबे करते हैं, जबकि वीकर इंटरैक्शंस पॉजिटिव और स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शंस नेगेटिव डेविएशन देते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पार्टिकल नंबर पर डिपेंड करती हैं और वैंट हॉफ फैक्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन को इंक्लूड करता है। कॉमन मिस्टेक याद रखो, मोलैरिटी का डिनोमिनेटर सॉल्यूशन वॉल्यूम है, मोलैलिटी का सॉल्वेंट मास। अब आज का छोटा चैलेंज पूरा करो और एक न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करो। चाहो तो एडजी में उसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना। बहुत अच्छा किया, और अगली रिवीजन में हम फिर काम ले मिलेंगे।